Good morning, cardiology students. So, today's topic is anti-anginals. Anti-anginals are drugs used to treat angina pectoris. So, first of all, you need to understand what is angina pectoris. एंटी को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है. सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन एंड इट्स अ सिम्टम ऑफ हार्ट डिजीज. कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके अंदर ये सिम्टम हो सकता है चेस्ट पेन, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना मीन्स पेन एंड पेक्टोरिस मीन्स यानी पेक्टोरल रीजन आपका चेस्ट रीजन. सो बेसिकली ये होता है रेट्रोस्टर्नल एरिया में जो आपकी एंटीरियर चेस्ट पर होता है. एंड ये होता है व्हेन हार्ट इज़ नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू नैरोड कॉर्नरी आर्टरी. एज यू नो कि जो आपकी कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं वो सप्लाई देती हैं आपकी मायोकार्डियल मसल को. जो आपकी इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है मायोकार्डियम, उसको सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जब वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन डिमांड आपकी बढ़ जाती है, तब उस पेशेंट के अंदर एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है. सो एज यू नो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर आपको बताया हुआ है डिफरेंस बिटवीन इश्कीमिया एंड इन्फाक्शन. दोनों ही कंडीशंस में पेशेंट को एंजाइना हो सकता है. आपको पता है कि इश्कीमिया में क्या होता है कि इश्कीमिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बट ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, बट ब्लड पहुंचता है उस टिश्यू. बट इन्फाक्शन, व्हाट इज इन्फाक्शन? इन्फाक्शन का मतलब होता है कंप्लीटली ब्लॉक्ड. वहाँ के सेल्स की डेथ हो जाती है जिसे सेल नेक्रोसिस बोलते हैं, और उसे हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन और हार्ट अटैक भी कहते हैं. सो यू नो कि किसी को भी एकदम से हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होती है, धीरे धीरे करके वो डेवलप होती है. और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की सबसे बड़ा जो कॉज है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज. जो प्लाक बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है आर्टरीज के अंदर, कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, वो एक प्लाक बनने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लग जाता है और वो प्लाक बिल्डअप बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आने लग जाती है. तो ये रिस्क फैक्टर्स फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, इसकी वजह क्या होती है? इसके रिस्क फैक्टर्स है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़. ये फैमिली में चलता आ रहा है. ये डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, सिगरेट स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ओबेसिटी एक्सेट्रा. एंड द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद एंजाइना, जो एंजाइना के साथ फैक्टर्स होते हैं एसोसिएटेड, तो फिजिकल एक्सर्शन की वजह से हो सकता है. एज यू नो कि कोई एक्सरसाइज करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. या बहुत ठंड में कोई पेशेंट है, हार्ट पेशेंट, जिसको बहुत ज़्यादा ठंड की जगह पर है, ठंड लग रही है, तो उससे भी एंजाइना हो सकता है, अटैक हो सकता है, एंजाइना अटैक. ईटिंग हैवी मील्स, बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से. एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज स्ट्रेस. इट कैन बी इमोशनल, और कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन की वजह से, और जैसे कोई गुस्सा होता है या लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से, गुस्सा आने की वजह से हार्ट आपका जो है हार्ट रेट बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. दीज आर द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद एंजाइना पेक्टोरिस. देन बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की. ये एंजाइना जब होता है तो कैसा फील होता है? तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्ट फील होता है, एक प्रेशर सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने चेस्ट पे कुछ हैवी सा रख दिया हो. एंड ये सीवियर भी हो सकता है पेन, और ये रेडिएट भी हो सकता है. रेडिएट कहाँ पर हो सकता है? ये आपके चेस्ट के एरिया से आपके अपर आर्म की तरफ, आपके नेक की तरफ और आपके बैक की तरफ ये पेन रेडिएट हो सकता है. बेसिकली होता है आपके एंटीरियर चेस्ट पे, जो आपका रेट्रोस्टर्नल एरिया है. और वीकनेस आपको आने लग जाएगी, एंग्जाइटी होने लग जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी, और आपको सांस लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम होने लग जाएगी, और पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, नॉजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है. नाउ हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट.
सो सिंपली इसको डायग्नोस किया जा सकता है 12 लीड ईसीजी से। ईसीजी में आपकी वेव्स होती हैं PQRST, जिसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस पेशेंट को इश्कीमिया है, किस पेशेंट को इन्फाक्शन है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो बेसिकली ईसीजी में जो हम देखते हैं वो देखते हैं ST सेगमेंट, उसमें हम एलिवेशन भी देखते हैं, उसमें हम डिप्रेशन भी देखते हैं। डिटेल्ड में हम ईसीजी डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, बट इसको डायग्नोज हम कर सकते हैं ईजिली 12 लीड ईसीजी से। एंड इसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो हम एंटी एंजाइनल्स हैं, बेसिकली जो टॉपिक है जो यूज़ किए जाते हैं एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए, तो इसमें सबसे बेस्ट है एंजाइना को ट्रीट करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन्स। सो दीज आर द ड्रग्स यूज टू ट्रीट एंजाइना, एंड इनका जो एक्शन होता है, इट इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो टू द हार्ट, एंड ये आपकी जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनको डायलेट कर देते हैं, जो आपकी नैरोड आर्टरी होती हैं, जिसमें स्टेनोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोड हो जाना। जब वो आर्टरी नैरो हो जाएगी तो उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब वो डायलेट होगी तो धीरे धीरे उसका ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा, एंड इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन होती है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, जो सबलिंगुअली दी जा सकती है। सबलिंगुअली का क्या मतलब होता है? जो टैबलेट को रखा जा सकता है बिलो द टंग। एंड अदर जो ड्रग्स इसमें यूज़ की जा सकती हैं वो हैं आपकी बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, जो ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को कम करने में हेल्प करती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज़ की जा सकती हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, आगे के ट्रीटमेंट के लिए, जो कैल्शियम को रोकेंगे डिपॉजिट होने से, आपका प्लाक कम होगा। एंड आपके एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट्स भी यूज़ की जा सकती हैं, जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए। हेपरिन, वारफरिन जो एंटी कोगुलेंट्स हैं, प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड क्लॉट्स, जो प्लाक को कम होने में हेल्प करेंगी। एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं, जो कि एंटी प्लेटलेट है, प्रिवेंट्स प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सो ये हम ड्रग्स इसमें यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट द एंजाइना पेक्टोरिस। और सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें परमानेंटली सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए डायग्नोस करने के बाद, एंजियोग्राफी करने के बाद, उस प्लाक को सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। अगर मेडिकली वो रिमूव नहीं हो सकता है और प्लाक आर्टरी में ज़्यादा हो गया है, तो उसको एंजियोप्लास्टी से रिमूव किया जा सकता है, और आगे ना हो उसके लिए पेशेंट के आर्टरी में उस पर्टिकुलर जगह पर स्टेंट को प्लेस किया जा सकता है। सो दिस इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। सो स्टूडेंट्स, देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। सो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं स्टेबल एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। सो स्टेबल एंजाइना होता है जो एक्सर्शन पे होता है एंड रिलीव्ड बाय स्ट्रेस, अकर्स ऑन एक्सर्शन एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट। जैसे कोई पेशेंट है, वो रनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, या कोई एक्टिविटी कर रहा है, या कोई फीमेल है वो किचन में वर्क कर रही है, या कोई मेल है उसका कोई ऐसा वर्क है, फील्ड वर्क है, तो उसमें एक्सर्शन में क्या होता है, आपको पता है कि आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस एक्सर्शन के टाइम पर हो जाना, उस एक्सर्शन की वजह से चेस्ट पेन हो जाना, और बैठने से या रिलैक्स करने से वो रिलीव हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। देन अनस्टेबल एंजाइना इज़ लॉन्गर देन स्टेबल एंजाइना एंड मोर फ्रीक्वेंट, उससे ज़्यादा सीवियर होता है, जो रेस्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, और ये उससे ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और इसको क्योर करने के लिए रेस्ट पर, जैसे कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी करने पर, जैसे कोई पर्सन है वो स्टेयर्स पे चढ़ रहा है या उतर रहा है, तो उस कंडीशन में भी पेन हो सकता है, और रेस्ट पर भी, दैट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल एंजाइना। और एक इसका टाइप होता है वेरिएंट एंजाइना, उसको बोलते हैं प्रिंस मेटल्स एंजाइना भी बोलते हैं, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ST सेगमेंट एलिवेशन। तो ये जो बेसिकली होता है वो होता है कॉर्नरी स्पाज्म की वजह से, नैरोइंग और टाइटनिंग ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ एन आर्टरी। So it's a situation in which heart does not get enough blood, और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कॉर्नरी डायलेटर से। आपको पता है नैरोइंग को ओपन करने के लिए, डायलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्पाज्म को करेक्ट करने के लिए कॉर्नरी डायलेटर्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंड बात करें प्रिवेंशन की, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फॉर एग्जांपल किसी को एंजाइना हो जाता है, तो इमरजेंसी के लिए
हम ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं और ऑक्सीजन हम दे सकते हैं पेशेंट को बाहर से। एंड ऑक्सीजन डिलीवर करने से मायोकार्डियम रिलैक्स हो जाएगा, मायोकार्डियम मसल, एंड इट कैन डिक्रीज द पेन। और बेस्ट जो मैंने आपको बताया आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, जो सबलिंगुअली हम दे सकते हैं। सो प्रिवेंशन में वही आता है आपका सेल्फ केयर, डाइट, एक्सरसाइज, चेंजिंग हैबिट, स्टॉप स्मोकिंग, फैटी फूड्स को कम कर देना, लो कोलेस्ट्रॉल फूड्स लेना, डाइट अच्छी लेना, एंड जो ओवरवेट हैं, जिनको ओबेसिटी है, वेट को कम करना, रेगुलर चेकअप्स एक्सेट्रा। सो दीज आर द प्रिवेंशन स्टेप्स। एंड अगर कोई पॉइंट रह गया, आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट में या मुझे कांटेक्ट करके। कोई भी पॉइंट रह जाता है या कोई ऐसा पार्ट जो आपको समझ में नहीं आया है, एंड अपना आप फीडबैक ज़रूर दें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। बिकॉज़ इसका मेन जो बेनिफिट ये है कि कोई भी इसको बाद में भी सुन सकता है, दोबारा भी इसको सुन सकता है। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो उसके बाद ईज़िली पूछ सकता है। कोई भी स्टूडेंट इसको लेक्चर को यूज़ कर सकता है। एंड मैं आपका फीडबैक ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका क्या फीडबैक है, और क्या आगे भी मुझे इस तरह के लेक्चर्स प्रोवाइड करने चाहिए। तो आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट में या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बताएं। थैंक यू सो मच।